हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बेसिक स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिक स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। बेसिकली हम कब देखेंगे कि हमको पता चल गया कि एग्जाम क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या बुक फॉलो करनी है, कौन से वेबसाइट फॉलो करनी है, क्या सिलेबस है। नाउ वी हैव टू सी कि बेस्ड ऑन द कैलेंडर कि एग्जाम प्रीलिम्स मेंस कब किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह से अप्रोच रखना है कि हम यूपीएससी सक्सेसफुली दे पाएँ। सो सबसे पहला आता है बेसिक रोड मैप। एज अ एग्जाम्पल मैं 2024 का एग्ज़ाम लेके चल रहा हूँ कि 2023 तो अब आने वाला है। 2024 का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं, और ये 2024 ऑनवर्ड सभी एग्जाम के लिए वैलिड होगा। जस्ट ईयर चेंज कर दो और मंथ मोटा मोटी सेम रहेगी, आइडिया सेम रहेगा। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ 2024। अगर फॉर एग्जांपल मैं 2024 का एग्जांपल दे रहा हूँ, सो मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फ्रॉम द फेब ऑनवर्ड्स। ठीक है, फेब शुरू में मैंने सारे यूपीएससी का रिसर्च कर लिया, जैसे जो मैंने पास्ट के वीडियो बनाए हैं कि मतलब यू नो अबाउट द सिलेबस, सारे वेबसाइट पता है, सारी बुक्स पता हैं और किस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, वो सबका मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमको हो गया है। सो नाउ फ्रॉम फेब्रुअरी मतलब 2023 के फेब से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 11 मंथ है, यानी ऑलमोस्ट एक साल है, एक साल से एक कम है। व्हाट वी हैव टू डू इन दैट कि वी हैव टू कीप अ मेन फर्स्ट बेसिक स्ट्रेटेजी सिलेबस प्लस नोट्स। ठीक है, सिलेबस में क्या है, सिलेबस प्लस नोट्स में क्या करना है कि नोट्स फॉर ऑल बुक्स, खासकर स्पेशली 6 से 10 तक की एनसीईआरटी। वी हैव सीन कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कभी भी स्पेसिफिकली मैंने जब मैं बुक की बात कर रहा था तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी जस्ट मोटा मोटी मेंशन कर रहा था। कभी बहुत कम ऐसे 6 से 10 तक की एनसीईआरटी थी जो स्पेसिफिकली जिनका मैंने फोटो लगाया था। सो दिस मीन्स कि 6 से 10 तक की बेसिक एनसीईआरटी बेसिकली सिलेबस के लिए भी थोड़े थोड़े पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट है, और अपना लेवल बढ़ाने के लिए, यूपीएससी तक लेवल बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, लेवल बढ़ गया, तो फिर पूरी एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देन वी जस्ट हैव टू रेफर द नोट्स के उसमें ऐसी बस पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई टेम्पल का नाम है अगर हिस्ट्री की बुक है, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एग्जाम्पल है जो कि यू थिंक यू मे बी प्रीलिम्स में पूछ सकता है या मेन्स में यूज हो सकता है, जस्ट उसके नोट्स बना के रख लेने हैं। उसके बाद वी डोंट हैव टू रेफर टू द होल बुक एंड एंड अगेन। ठीक है, तो स्पेशली क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की जितनी भी जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स बना लो, सो दैट द फ्यूचर में जब यूपीएससी के मतलब जब एग्जाम पास आए तो रिवीजन के लिए यू डोंट हैव टू ओपन द एनसीईआरटी, जस्ट बुक से काम चल जाए। उसके अलावा नोट्स एंड सिलेबस फॉर ऑप्शनल पेपर एंड एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर तक जो भी ऑप्शनल पेपर है, जो कि ऑप्शनल वीडियो पेपर के वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे चुनना है। ऑप्शनल पेपर चुनो, उसका सिलेबस को कवर करना है और उसके नोट्स ऑलरेडी एक या दो बार सिलेबस पढ़ के और उसके नोट्स तुम्हारे पास रेडी रहने चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम, प्रीलिम्स के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच में तुमको टाइम नहीं मिलेगा। अगर उस टाइम अगर एथिक्स और ऑप्शनल पेपर का सिलेबस पढ़ने की जरूरत पड़े तो वो अटेम्प्ट तुम्हारा खराब हो गया। ठीक है, तो वह उस टाइम बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो इसीलिए ऑब्वियसली रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो तुम्हारे नोट्स और सिलेबस का पार्ट, ऑप्शनल पेपर और एथिक्स का, क्योंकि ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो जनरली बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि यार एक बार प्रीलिम्स होगा तब देख लेंगे एथिक्स क्या, बस फिर अगर गलती से प्रीलिम्स निकल गया तो उस साल तुम्हारा पक्का नहीं निकलेगा। और व्हाट अबाउट, चूंकि यू विल गेट टू नो कि प्रीलिम्स में बहुत बार ना 50-50 सीन होता है। इवन जो पिछले साल का टॉपर था, अगर मतलब पिछले साल जिसका हो गया था यूपीएससी में और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देता है, उसका नहीं होता है रैंक इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे बहुत स्टोरी मिलेंगे। सो इट्स लाइक इट डिजास्टर होगा अगर तुम दिसंबर से पहले ये प्रिपेयर, मतलब प्रीलिम्स से पहले ये प्रिपेयर करके नहीं रखोगे। मेरा एक साल वेस्ट जस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें प्रीलिम्स के बाद मैं पढ़ा था एथिक्स और ऑप्शनल का सिलेबस, और इस साल के अलग ही रीजन था। ठीक है, सो यू डोंट
मेक दिस मिस्टेक। सो इस 11 मंथ में दिसंबर तक में हमें सारी एनसीईआरटी स्पेशली 6 से 10 तक की इसकी नोट्स बनानी है, और जो तुम्हारा ऑप्शनल पेपर है उसके नोट्स या कोई भी बुक है वो रेफर कर रहे हो तो उसके जस्ट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट एक बार होना चाहिए इथिक्स और ऑप्शनल पेपर का, ताकि एग्जाम मेन से पहले जस्ट रिवीजन की जरूरत पड़े। उसी तरह से अब है कि इसमें क्या क्या करना, हाईलाइट एंड मार्किंग इन द बुक फॉर विच द नोट्स मेकिंग इट नॉट पॉसिबल। जैसे कुछ बहुत मोटी बुक होते हैं और उसमें सारे ही मतलब ऑलमोस्ट कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, सेलेक्टिव नहीं होता है, जैसे लक्ष्मीकांत यू विल सी, उसी तरह शंकर आईएएस की बुक है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक है, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए बुक बनी है, तो क्यों ऑथर इसमें कोई फर्जी इंफॉर्मेशन डालेगा, जेनरिक इंफॉर्मेशन डालेगा। सारी इंफॉर्मेशन जो इसमें है वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएससी के लिए, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे। सो ऐसी बुक के नोट्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, तुम पूरा बुक नहीं लिखोगे, ठीक है, फिर बाद में नोट्स बनाओगे कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो। सो इन सारी बुक की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्पेक्ट्रम डिबेटेबल है, हिस्ट्री है, उसके नोट्स भी बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो। सो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बुक हैं, जो कि बहुत एक तरह से कोर बुक है, मेजर बुक है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिससे मैक्सिमम सिलेबस और क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या करना है, बुक में ही हाईलाइट कर देना है कि अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन है या कोई तुमको लगता है कि अच्छा ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है, ये मुझे एक बार प्रीलिम्स से पहले या मेन से पहले ये रिवाइज करना जरूरी है। जैसे बहुत बार बुक में देखोगे कुछ पैराग्राफ में बस ज्ञान की बातें लिखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ये पढ़ोगे कि अच्छा जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पढ़ोगे कि प्रीएम्बल का क्या स्टेटस है, उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो एक कहानी होगी, स्टोरी होगा कि अच्छा इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं कर सकते हो, इस टाइम में बोला था कर सकते हो, फिर फाइनली क्या आया, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जिसमें यू नो कि कौन सी चीज़ें अभी की फाइनल इंपॉर्टेंट क्या है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा कि डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज मार्क कि प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और मेंस के लिए कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है या कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो तुमको एक बार रिविजन करने की ज़रूरत है, जो एग्जाम से पहले भूल जाओगे, और कुछ चीज़ें होंगी जो यू नो कि भाई अब इसको नहीं भी देखूंगा तो मुझे याद आएगी, तो उस तरह के जस्ट मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बुक, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब तुम these all things will help कि तुम लिमिटेड टाइम में रिवीजन कर पाओ प्रीलिम्स और मेंस से पहले, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस, तो जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, या कोई भी वर्ड्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं जो तुमको नहीं पता है, वो सारे वर्ड के बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, मतलब दिसंबर के एंड तक तुम्हारे ये नोट्स, तुम्हारी ये बुक्स का सिलेबस की मार्किंग, क्या क्या उस बुक में इंपॉर्टेंट है जो तुमको फिर से रिविजन करने की जरूरत है, और हर वर्ड जो भी तुम्हारे सिलेबस या न्यूज में आया है उसका वो वर्ड की मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट तुमको सारे क्लियर होने चाहिए, कि उसके बाद ऐसा नहीं कि दिसंबर के बाद कोई कॉन्सेप्ट बैठ रहे हैं क्लियर करने की, अच्छा मॉनसून कैसे काम करता है या वोल्केनो कैसे इरप्ट होती है ना, उसके बाद फिर अगर वो करने की जरूरत पड़ी तो गया तुम्हारा उस साल का यूपीएससी। तो दिसंबर इज द कट ऑफ डेट जब ये सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे वर्ड्स के क्लियर हो जाने चाहिए। उसी तरह से जो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट मेंशन किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाली वेबसाइट है, यूएन का साइट है, एआरसी रिपोर्ट है कि इसके समरी वमरी बार बार एआरसी उसको उसके नोट्स, ये सारे नोट्स बना के रख लो। उसी तरह से करंट ये तुम्हारे दिसंबर तक हो जाने चाहिए, जो स्टैटिक पार्ट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स, मंथली मैगजीन के नोट्स, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट फिर भी ये भी हो जाने चाहिए। यू हैव टू कवर दिस ऑल्सो, और बाय द टाइम ऑफ द दिसंबर सिंस यू हैव ऑलरेडी कवर द सिलेबस, तुमको इसके नोट्स मेकिंग में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन के भी इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब साथ साथ चलेंगे। सो ये 11 मंथ में यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स, यानी कि सारा सिलेबस और सारे नोट्स तुम्हारे पास एकदम रेडी होने चाहिए कि अब भैया बस रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेज, रोड मैप में नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज होगा तुम्हारा, शुरू होगा जनवरी से, जो चलेगा मई तक। एग्जाम्पल लेते हैं 2024 का, तुम्हारा मई 28 को प्रीलिम्स है, तो मई भी पूरा ऑलमोस्ट मंथ मिल गया। कभी जून में होता है, जून के शुरू में होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। तो ये जनवरी से लेकर मई के 5 महीने, अब इन 5 महीने में क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है रिवीजन प्लस मॉक। इसमें कोशिश करो, देखो ऊंची नीच होगा, दैट अलग अदर बात है कि कुछ सिलेबस बच गया है, कुछ है, आई एम नॉट, वी विल नॉट गो इनटू इट, बट आइडियल क्या है, मतलब क्या हो ही जाना चाहिए, सो दैट यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड रोड मैप।
कि अब तुम्हारा सारा सिलेबस का स्टैटिक चीजें हो गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट धकाधक रिवीजन, जस्ट रिवीजन करते जाओ। जैसे रिवीजन करते जाओगे तुम्हारे नोट्स और छोटे होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिवीजन किए, उसमें फर्दर तुम बोले कि अच्छा अब ये पॉइंट याद हो गया, अब इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बट फिर कोई एक्ट का नाम होगा या कोई मतलब आर्टिकल होगा जो यू नो कि यार ये एग्जाम से पहले भी एक बार देखना जरूरी है। या फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में करेंट्स के नाम होते हैं, ओशियन करेंट्स के नाम होते हैं, वो तुमको पॉपुलर नहीं यार, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो बस ऐसे ही तुम्हारे फर्दर नेक्स्ट रिवीजन, बस रिवीजन चलता जाएगा और नेक्स्ट रिवीजन में क्या करना है वो तुम्हारा छोटा छोटा होता जाएगा, ताकि एग्जाम से तुम 2-3 दिन पहले भी जो जो चीजें हैं वो रिवाइज कर सको। सो इस 5 महीने में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट चलेगा। कीप रिवाइजिंग ऑल द नोट्स एंड मेजर बुक्स, लीव ऑप्शनल। अब इन 5 महीने में ऑप्शनल छोड़ दो और मेन से स्पेसिफिक सिलेबस छोड़ दो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ दो, ऑप्शनल छोड़ दो, एथिक्स छोड़ दो। वो ऑलरेडी तुमने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, बट उसको अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स में आएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो मेंस में भी आएगा। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द प्रीलिम्स वाला सिलेबस। जो मेन से स्पेसिफिक सिलेबस है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है और ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो छोड़ दो जस्ट इस 5 मंथ के लिए। प्रीवियस ईयर का यूपीएससी क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट उसको प्रैक्टिस करते रहो, बीच बीच में अपना टाइम लगाओ, संडे रख लो, जब भी तुमको टाइम। एक रूटीन अब एकदम ही मैं वैसा नहीं करूंगा कि हर दिन की रूटीन नहीं बनाओ। यू शुड बी मैच्योर इनफ टू मेक, ये मोटा मोटी रोड मैप है, बट इस रोड मैप को अचीव कैसे करना है इसका तुम डेली, वीकली और मंथली टारगेट बनाओगे अपने लेवल पे। ठीक है, सो उसमें देख लो, उसमें यू हैव टू इंक्लूड दैट यूपीएससी के प्रीवियस एटलीस्ट प्रीलिम्स से पहले यूपीएससी के लास्ट के 5 साल के प्रीलिम्स, 6 साल के प्रीलिम्स, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। उसके क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर्स के उसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होंगे जो करंट के कि अभी क्या इवेंट हुआ था, किसको अवार्ड मिला था, वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट जो स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चन आया होगा या पॉलिसी से जो क्वेश्चन आया होगा, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से क्वेश्चन पूछी थी यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन से, और अगर पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछी थी तो किस तरह के क्वेश्चन पूछी थी, सो दैट व्हेन यू रिवाइज यू हैव इन बैक ऑफ योर माइंड कि किस किस चीजों में यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, सो दैट मतलब किस तरह से किस किस चीज पे ज्यादा फोकस मतलब रिवीजन में करना है, यू गेट टू नो दैट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन करना है और मॉक टेस्ट सीरीज जितना लगाना है लगाओ। अब जैसे कि एक यूपीएससी का टॉपर था, वो इंटरव्यू में कह रहा था कि बार बार मैं 2 साल से मॉक मतलब एग्जाम दे रहा था, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो मैंने एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला कि इस बार मैंने प्रीलिम्स से पहले 60 के करीब मॉक्स लगा दिए और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। सो और वो तो एक्सट्रीम केस है, बट ऐसे भी जनरल तुम देखोगे जो भी टॉपर्स हैं, दे ऑलवेज से कि मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉक, और ऐसा नहीं होगा कि मॉक कोई गेस पेपर नहीं है कि मॉक तुम जितने लगाओगे उसी से 50%, 40% या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है। मॉक विल हेल्प यू टू, एक तो रिवीजन में तुम्हारा हेल्प करेगा, और मॉक से तुम्हारा रिवीजन सिलेबस भी रिवाइज होता रहता है, और मॉक से तुमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और मॉक में जैसे अगर तुम्हारे कम नंबर आना है, जैसे सी के कहाँ कम का नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहा है, जैसे पॉलिटी में बहुत ज़्यादा आ रहा है और हिस्ट्री में कम आ रहा है, तो जस्ट रिवाइज हिस्ट्री मोर सो दैट तुमको तुम्हारी वीकनेस पता चले। तो मॉक फ्री, अब मॉक में कुछ भी कर सकते हो तुम, फ्री वाले जो मॉक्स अवेलेबल है ऑनलाइन जिस वेबसाइट पे, वहाँ पे देते जाओ। कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या मॉक जाके 25-25 रुपया के सेम ईयर के मॉक्स अवेलेबल होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो हज़ार लेंगे। बट अगर किसी भी यूपीएससी के दुकान में चले जाओ तो वहाँ पे ये वो फोटो कॉपी करके रखते हैं, सेम ईयर का मॉक होता है, वहाँ से जाके विजन आईएएस के मॉक खरीद लो। आई विल सजेस्ट कि विजन आईएएस ही रेफर करो, अपनी चॉइस है, बट मैं चूंकि सजेशन दे रहा हूँ, आई सजेस्ट विजन आईएएस। विजन आईएएस वाई, क्योंकि विजन आईएएस के क्वेश्चन और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट होता है विजन आईएएस का। उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्सप्लेनेशन पढ़ के तुम्हारे रिवीजन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नहीं भी आएगा, बहुत बार हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, जैसे विजन तुम्हारे उसमें भी मेंशन करता है कि अच्छा ये यूपीएससी का क्वेश्चन मेरे इस वाले टेस्ट सीरीज में पूछा गया था। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे बहुत बार तुम्हारा यूपीएससी में कोई भी एलिमिनेट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो रिवीजन प्लस विजन आईएएस का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो जाके वहाँ पे मैनुअली कर लो। अगर उनका ज्वाइन करना है, अगर उतना पैसा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन इट ऑल्सो।
ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए तो मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ताकि मटेरियल और चीज़ें के लिए कोचिंग वो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन देयर मॉक टेस्ट सीरीज। और अगर पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय देयर प्रिंट आउट मैनुअली। अल्टीमेटली आइडिया वही है, लगाना है तुमको, एनालाइज करना है, देखना है कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, जो गलत हुए क्यों गलत हुए, जो सही हुआ है वो ऐसा तो नहीं है तो कम में सही हुआ है, वो सही मतलब उसके कॉन्सेप्ट तुमको आते हैं, एंड जस्ट गो थ्रू ऑल दोज पास, मतलब जो पीछे एक्सप्लेनेशन है, सो दैट तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे। और एकदम उसके भी पैसा या टाइम नहीं है, तो जो जहाँ फ्री हो रहा होगा जस्ट ज्वाइन दोज फ्री। जैसे विजन आईएएस भी अपना बहुत फ्री ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करता है, करो। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो तो उससे भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब उसके अलावा ये हो गया मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 महीने में, ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, सो दैट यू कैन नो कि जो मैं ज़्यादा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेक और ब्रेक वाली चीज़ें होंगी तुम्हारे यूपीएससी प्रिपरेशन में। उसके अलावा क्या करना है, तुमको जनवरी से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। अब ये बोलोगे कि प्रीलिम्स से पहले नहीं, अगर नहीं करोगे तो फिर मेंस नहीं होगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा और यूपीएससी ना निकले तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो जनवरी से ही मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, हर दिन एक मेंस का आंसर राइटिंग करो। और वो मेंस का सिलेबस अपना ऑप्शनल का मत करो, जैसे कि वो वाले क्वेश्चन उठाओ जो कि तुम्हारे प्रीलिम्स में भी आएंगे, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन उठा लो, कोई हर दिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा हाफ एन आवर लगेगा, बट दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा यूपीएससी उस साल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि तुमने जनवरी में मेंस के मेंस, क्योंकि सिलेबस पढ़ के आंसर ना लिख पाओ तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। सिलेबस का तभी फायदा होगा जब और क्योंकि मेंस के एक बार आंसर राइटिंग लिखोगे यू विल नो कि शुरू में बहुत घटिया आंसर होगा, विद द टाइम इंप्रूव होगा। तो ऐसा ना हो कि वो घटिया वाले फेज में ही मेंस का एग्जाम देना पड़ जाए। सो जनवरी से शुरू करो ताकि शुरू में बेकार आंसर, फिर बेटर, और जब मेंस फाइनली दो तो बहुत अच्छे लेवल का आंसर लिखो, सो दैट यू हैव अ फेयर चांस टू क्लियर यूपीएससी। इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उससे एक पेपर उठा के कर लो, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, उसका एक दिन प्रैक्टिस करो, या फ्री क्वेश्चन जो जैसे मैंने वेबसाइट यूपीएससी की प्रीवियस वीडियो में मेंशन की थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, वो अपने मेंस के भी एक डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालते हैं, वहां से भी दे सकते हो। तो मेंस के प्रैक्टिस से तुम्हारा प्रीलिम्स का भी प्रैक्टिस ही हो रहा है, क्योंकि वही क्वेश्चन उठाओ जो कि जिसका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ओवरलैपिंग है। स्टार्ट विथ एवरीडे, जनवरी से एवरीडे, फिर फरवरी में जाके उसको मतलब हर वीक में 2 बार कर दो, फिर मार्च में जाके वीक में 1 बार कर दो, और प्रीलिम्स से पहले ऐसे ही धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन योर अपनी फ्रीक्वेंसी घटा दो, और प्रीलिम्स से 1 महीना पहले मत करो, मेंस की राइटिंग पूरा फोकस प्रीलिम्स में कर लो, ठीक है। बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेक और ब्रेक वाली डील है कि मेंस की आंसर तुम जनवरी से शुरू कर देते हो कि नहीं, वरना उस साल फिर नहीं होगा यूपीएस से, क्योंकि प्रीलिम्स से निकल भी जाएगा, मेंस में फिर बैठ के वहाँ पे रिवीजन करोगे कि फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिर वहाँ रिवीजन और मॉक देना है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के नोट वो सेम चलेंगे तुम्हारे जैसे दिसंबर तक चल रहे थे, बट फर्क ये आएगा कि न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन के चीज़ें चलेंगी। अब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ना कम कर दो, प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आएगा, एडिटोरियल अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, एडिटोरियल बेसिकली मेंस के लिए और अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दिसंबर तक अब तुमने एडिटोरियल फॉलो किया तो लेवल इंप्रूव हो गया होगा, और मेंस का मोटा मोटी कंटेंट पता चल गया होगा, जो एनालिसिस वाला पार्ट है। बाकी एक बार एनालिसिस करने की एबिलिटी आ जाए तो फिर जस्ट न्यूज़ देख के भी तुम एनालिसिस खुद लिख सकते हो। तो अब जब प्रीलिम्स आएगा वहाँ पे फिर बड़े बड़े हिंदू के बैठ के एडिटोरियल पढ़ना, फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो एडिटोरियल पढ़ो, फास्ट में देख लो, या विद द टाइम जैसे जैसे प्रीलिम्स आएंगे एडिटोरियल पढ़ना कम कर दो, और लास्ट में तो प्रीलिम्स से 1 या 2 महीने ऐसे कि जस्ट फ्लिप न्यूज़पेपर किया, अच्छा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और बस रख दिया न्यूज़पेपर साइड में, ठीक है। सो दिस विल बी योर रोड मैप व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम जनवरी टू मई। ये 5 महीना एकदम प्रीलिम्स के स्पेसिफिक चलेगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट स्टेज होगा तुम्हारे यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। फिर लेट्स होप कि जैसे तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम तुम्हारा मई में हो गया, अब जून, यहाँ पे फिर तुम प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद तुमको रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 1 दिन का या 2 दिन का मैक्सिमम ब्रेक, क्योंकि तुम्हारे पास फिर देखो
फिर 15 सितंबर से तुम्हारा मेंस होगा अगर होगा तो, और उसके बीच तुम्हारा सिर्फ 3.5 मंथ्स है। और देखो इसमें तुमको क्या करना है, और प्रीलिम्स के 2 दिन बाद ही तुम आके मान लो कि वैसे तो सजेस्टेड यही रहता है कि आके मत चेक करो अपना आंसर, क्योंकि फिर दिल टूट जाएगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो। बट फिर भी अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है तुम आंसर चेक कर लिया और तुमको पता चला इस बार बस 60 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, या 70 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, तुमको पता है तुम्हारा एक कट ऑफ नहीं होगा, बट एज्यूम करके तुम चलोगे कि इस बार ना बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, इस बार कट ऑफ 100 की जगह 60 ही जाएगा, 50 चला जाएगा और मेरा पक्का हो जाएगा, ये एजम्पशन दे के तुमको करना है, ये एजम्पशन रखना है। सजेस्टेड है कि डोंट मैच योर आंसर। प्रीलिम्स चला गया, अगर निकलना होगा निकलेगा, नहीं निकलना होगा नहीं निकलेगा। तुम देख के ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होगे, खुश तो कभी नहीं होगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 200 में से 200 सही हो जाएंगे, हमेशा वो रहेगा कि यार इतना हो गया, शायद होगा, या 2 हो गए, हो सकता है मेरा हो जाए, या यार मेरा नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें या तो तुमको डाउट में रखेंगे या तो तुमको दुखी कर देंगी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा कि प्रीलिम्स देके अपना आंसर मत मैच करो, एज्यूम करो कि तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मान लो जब तुम्हारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो तुम फिर वापस से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, और वो जो मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ना, वो तुम्हारी रह जाएगी, ठीक है। और वो फिर अगले साल मेंस का जब अगर मान लो फिर से प्रीलिम्स निकला तो फिर, और अगर प्रीलिम्स निकल गया तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो जस्ट प्रीलिम्स के बाद जब तक रिजल्ट ना आए, यू हैव टू एज्यूम कि तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, एंड यू हैव टू डू दिस थिंग्स। तो इसमें क्या चलेगा, रिवीजन और आंसर राइटिंग चलेगा। वॉर लेवल पे आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने प्रीलिम्स में मेंस के मोटा मोटी सारे सिलेबस कवर कर लिए हैं, और मेंस एग्जाम का फुल मॉक टेस्ट भी मतलब दे देना बेटर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी कि तुम क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि बहुत बार तुम सजा के 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज कर लोगे और खुश होगे कि भैया एग्जाम में तो निकाल देंगे, और एग्जाम में जब देखोगे तो वो 3 घंटे में 20 में से बस 16 क्वेश्चन हो पाएंगे और तुम्हारा उस साल का पेपर खराब हो गया। तो इसलिए फुल मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है। या तो तुम कोई ऑनलाइन कोचिंग का ज्वाइन नहीं करना तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी का उठा के दे दो, बट फुल मॉक एक बार दे के देखो कि तुम विद इन द टाइम लिमिट 3 घंटा में वो सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके बेस पे तुम्हारा स्ट्रैटेजी बनेगा कि फास्ट में आंसर कैसे लिखना है और किस तरह से ऐसा करना है, क्योंकि आंसर अच्छा हो और पेपर छूट जाए, दैट इज वेरी बैड कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू आंसर बहुत अच्छा नहीं भी हो बट पूरा पेपर कंप्लीट है, ठीक है। आंसर खराब है तब तो नहीं होगा, बट आंसर बहुत अच्छा नहीं है, एकदम गोल्डन नहीं है, बट तुम्हारा पेपर भी छूटा नहीं है, तो निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कंपैरेटिवली 15 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लिख दिया, 5 एकदम छोड़ के आ गए, तो उस केस में नहीं निकलेगा, ठीक है। उसमें जस्ट प्रैक्टिस ऑल इथिक्स, ऑप्शनल इथिक्स के भी करो, क्योंकि इथिक्स से बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व है, क्या है, वो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इथिक्स के जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें बेसिकली विल सी कि जो टॉपर्स के आंसर शीट अवेलेबल है, तो वी विल एक्सटेंसिवली गो थ्रू इट एंड जस्ट सी कि टॉपर्स ने कैसे लिखते हैं अपना आंसर, और उसी तरह से लिखने की कोशिश करो कि वो डायग्राम बनाते हैं, वो फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो पॉइंट्स में लिखते हैं कि वो पैराग्राफ लिखते हैं, एंड जस्ट अपने, और उसके बाद उसमें अपना फ्लेवर ऐड करके जस्ट प्रैक्टिस दोज आंसर, ठीक है। उसके बाद रिवाइजिंग सिलेबस एज पर मेंस रिक्वायरमेंट और सिलेबस। अब मेंस जैसे प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट्स याद करने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि डेट इससे पहले क्या था या क्या था, अच्छा ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, बट मेंस में यू नो कि ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन इस प्रीलिम्स में नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो मोटा मोटी आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर तुम क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, मतलब टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ रहे हो, या लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हो, जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हो, तो प्रीलिम्स में मे बी 10 हैं तो 10 के नाम एक बार पढ़ने जरूरी है, बट मेंस में यू नो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अगर 3-4 एग्जाम्पल भी याद कर लिए तो यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर। तो उस हिसाब से मेंस का रिवीजन करना है, प्रीलिम्स के जैसे फैक्चुअल नहीं करना। मेंस में जैसे कि हर चीज के बारे में तुमको मोटा मोटी चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज हाउ द मेंस रिवीजन इज डन, कि सबके बारे में हाँ पता है मैं आंसर लिख सकता हूँ, मैं 2-2, 3-3 पेजेस से रिलेटेड लिख सकता हूँ। सो तुम्हारे दैट्स हाउ यू हैव टू रिवाइज, क्योंकि ऐसे भी 3.5 देखो, बस ये 3.5 में सारी चीजें करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि जनवरी से हमने ये सिलेबस छोड़ रखा था जो मेन स्पेसिफिक चीजें थी, जैसे कि जो तुम्हारा ऑप्शनल है, एथिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो ये
फिर ये स्पेसिफिकली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरी चीजें ऑलरेडी तुम प्रीलिम्स का एग्जाम एकदम लग भीड़ के दिए हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हारी दूसरी चीजें आर्ट एंड कल्चर हुआ या बेसिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वो तुम्हारा एकदम थॉरली कवर्ड हैं प्रीलिम्स के बेसिस पर, और तुम्हारा मेन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट अब तुमको रिवाइज करना है इसी टाइम पीरियड में, और जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो चलेंगे, बट चेंजेस क्या आएगा ओनली स्पेसिफिक टू मेंस। अब करंट अफेयर्स से नोट्स अब वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर दी हैं, जब तक एकदम ही कोई मान लो प्रीलिम्स के बाद जैसा मेंस में 2 महीना है और कोई बहुत मेजर पॉलिसी चेंज आ गई गवर्नमेंट ने, मतलब एकदम ही कोई जैसे कि बड़ी चेंज ला दी, जैसे कोई पर्टिकुलर एक्ट ले आई, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट ले आई, या फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज हो गया, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चेंज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई चेंज ले आई, तो देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बट वरना तुमको अब न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना है ताकि जस्ट एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आग लगी, बस देख लो अच्छा यहाँ बाढ़ आई थी, यहाँ आई थी, सो दैट कि तुमको पता है कि बाढ़ आता है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर सिलेबस कि बाढ़ आता है, अर्थक्वेक होता है, तो क्या क्या होता है उसका टेक्निकलिटी पता है। बट अब जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ के जस्ट राइट द एग्जाम्पल, नोट द एग्जाम्पल, सो दैट मेन एग्जाम में अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड या साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो अगर रीसेंट एग्जाम्पल कोट करोगे तो योर आंसर बिकम्स गुड और फिर नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ओनली स्पेसिफिक टू द मेंस लाइक विच कैन बी यूज एज एग्जांपल, और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज आ गया तभी डिटेल में पढ़ना है इसको, और 1 महीना पहले मेंस के पहले जस्ट न्यूज़पेपर छोड़ दो, ऐसे शौक के लिए पलटना है तो पलट लो, बट छोड़ दो न्यूज़पेपर, क्योंकि अब पेपर सेट होना था वो हो गया होगा, ठीक है। सो ये तुम्हारे रहेगी बेसिकली मेंस की स्ट्रेटेजी। प्रीलिम्स के पास एज्यूम करके चलो मेंस निकलेगा, और ये फॉलो करने लगो, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो बैक टू द प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटेजी में चले जाना। लेकिन जितना भी तुम करोगे वो मेंस का एटलीस्ट ये सारी चीजें रिवीजन हो जाएगा, जब तक तुम एज्यूम करके चलो कि तुम्हारा मेंस निकलेगा, और जो तुम्हारा अगर नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकल गया तब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, सो दिस वाज अब उसके बाद मेंस के बाद तुम्हारा बेसिक अब इंटरव्यू का क्या रहेगा कि देखो मेंस का एग्जाम तुम्हारा हो गया सितंबर में, ठीक है। सितंबर में 15 से सितंबर से शुरू होगा, 1 सप्ताह चलेगा, मतलब 22-23 सितंबर तक तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा सितंबर मेंस के बाद 1 सप्ताह एंजॉय करो, कहीं घूमने जाना है घूमने जाओ, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से शुरू कर दो वापस से अपनी पढ़ाई। अब ये पढ़ाई अनलाइक प्रीलिम्स के बाद जब ये मान के चलना है कि तुम्हारा मेंस निकलेगा और प्रिपरेशन करना है जब तक रिजल्ट ना निकले, रिजल्ट के बाद फिर रिजल्ट के हिसाब से और मेंस कंटिन्यू करना है प्रिपरेशन, या तो फिर प्रीलिम्स का करना है। यहां पे तुम बेसिकली मान के चलोगे कि तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं होगा जब तक रिजल्ट नहीं आया मेंस का। जस्ट अज्यूम कि तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं होगा, एंड बिफोर रिजल्ट ये करना है, फोकस ऑन रिवीजन, वही सिलेबस रिवाइज कर लो, करने पे करना है प्रीवियस ईयर के और ऐसे प्रिपरेशन करना है जैसे कि नेक्स्ट साल तुमको प्रीलिम्स वापस देना है, ठीक है। न्यूज़पेपर वापस से पढ़ना है सिंसियरली, पूरा एडिटोरियल गो थ्रू करना है। रिजल्ट विल कम इन दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आएगा, और इंटरव्यू फरवरी अप्रैल के बीच में होगा। ये तो इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा रिजल्ट निकल भी गया ना इंटरव्यू, तो दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन तुम्हारे सब्जेक्ट से, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूअर हो सकता है सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो अगर तुमने इस पॉइंट में उसको रिवाइज कर रखा होगा तो यू विल बी इजिली एबल टू आंसर इट। उसी तरह से एक बार इंटरव्यू के लिए अगर तुम्हारा निकला तो एडिटोरियल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिसेंट के कोई भी करंट अफेयर्स पे तुम्हारी एनालिसिस, तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूछ सकते हैं। सो दीज थिंग्स विल निकले चाहे ना निकले, ये तुमको हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे अज्यूम करके चलना है, नहीं निकलेगा तो फिर बेसिकली सिलेबस तुम रिवाइज करो, और तुम न्यूज़पेपर की एडिटोरियल अपना अच्छे से अब पढ़ो। जैसे कि प्रीलिम से पहले थोड़ा कम पढ़ने लगे थे एडिटोरियल, मेन से पहले ऑलमोस्ट बहुत ही कम पढ़ रहे थे एडिटोरियल। मेन से पहले पढ़ लो क्योंकि मेंस में सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स से पहले छोड़ रखे थे एडिटोरियल, और मेन से पहले चूंकि अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एडिटोरियल फिर भी छोटा धीरे धीरे पढ़ना है फास्ट, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन की बहुत चीजें रहती हैं मेन से पहले रिवाइज करने का बहुत लिमिटेड टाइम में। अब वापस से मेंस एग्जाम के बाद से एडिटोरियल ठीक से पढ़ना शुरू कर देना है पूरा अच्छे एनालिसिस के साथ। अब मान लो लेट्स होप कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अगर रिजल्ट नहीं आ गया तो बैक टू द प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटेजी। अगर रिजल्ट तुम्हारा रिजल्ट निकल गया, इंटरव्यू है, तब जो प्रिपरेशन स्टडी चलेगी दैट इज डीएफ एंड करंट अफेयर्स। डीएफ एक तुम्हारा फॉर्म फिल होता है यूपीएससी के लिए, उसमें तुम्हारे बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन फुल होते हैं। तो डीएफ में तुम जो जो इंफॉर्मेशन फिल करोगे
इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में, सबके बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एवरीथिंग अबाउट, तुम जो स्कूल से किए हो वो स्कूल क्या था, जैसे डीएवी से कोई किया है तो डीएवी क्या है, कौन इस्टेब्लिश किया था, वो उसका आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से जो तुम्हारा कॉलेज है कब इस्टेब्लिश हुआ था, बेसिक उसके बारे में, जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली पॉलिटिक्स या उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुम जॉब कर रहे हो, टेलीकॉम में जॉब कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो वो रिसेंट की सारी चीज़ें, उस जॉब से रिलेटेड क्या चैलेंजेस होता है, उस जॉब का एडवांटेज क्या है, देश के मतलब फ़ायदा में वो जॉब कैसे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, पापा क्या करते हैं, पापा जो जॉब करते हैं उस जॉब के बारे में, भाई कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसके बारे में सब कुछ। उसके अलावा बेसिक क्वेश्चन, वाई IAS ये प्रिपेयर करना है या ये ऑप्शनल तुम क्यों लिए, तुम तो भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, सोशोलॉजी क्यों लिए, ये सारे आंसर यू हैव टू प्रिपेयर वंस अब इंटरव्यू के लिए निकल गए हैं। उसके अलावा अपनी हॉबीज़ जो भी तुम लिखोगे DF में, जैसे कोई नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं, अगर लिखे हो तो पेंटिंग है, गेमिंग है, टीचिंग, ट्रैवलिंग, टेक्नोलॉजी, क्वांट, जो भी तुम लिखोगे उसके बारे में सब कुछ। अगर पेंटिंग लिख दी है तो फेमस पेंटर्स के नाम भी पता होना चाहिए, सिंगिंग लिख दी है तो फेमस सिंगर के नाम पता होना चाहिए, जेनरे पता होना चाहिए, कौन कौन सिंगिंग के टाइप हैं, जैज है कि क्लासिकल है। उसी तरह से ट्रैवलिंग पता होना चाहिए, तो कुछ जगह जहाँ पे घूमे हो, टेक्नोलॉजी अगर इंटरेस्ट लिखते हो तो रिसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। उसी तरह से जो भी तुम्हारी हॉबी है उसके बारे में आगे पीछे की सारी चीज़ें, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा तुम्हारा अब न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूपीएससी के लिए बेसिकली प्रीलिम्स मेन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, बट इंटरव्यू के लिए अब लोकल न्यूज़ और इशू भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बिहार के स्टेट से हो बट दिल्ली में काफ़ी दिन से रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम यूपी के हो, दिल्ली में रह रहे हो, या राजस्थान के हो, राजस्थान में ही हो, तो जो भी है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार के हो और दिल्ली में रह रहे हो, तो जो तुम्हारा होम स्टेट था, मतलब जो तुम बिहार के भी बारे में सब पता होना चाहिए, क्या इशू है वहाँ, क्या प्रॉब्लम है वहाँ के बारे में। और दिल्ली में भी जो भी लोकल इशू है, केजरीवाल है क्या कर रहे हैं अच्छा, क्या नहीं कर रहे हैं अच्छा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर और CM में क्या खींचातानी होती है, अगर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट हेल्थ में कोई इनिशिएटिव ली तो वो अच्छा था नहीं था, तुम गए कि नहीं देखने, वो सारी इशू अब तुम्हारे लोकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल तुम मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, तो अब तुम्हारी स्टेट लेवल की भी सारी चीज़ें प्लस तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू तो नहीं है, तुम्हारे तो नेशनल, स्टेट और तुम्हारे लोकल एरिया लेवल वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे अगर मान लो किसी और स्टेट के हो, किसी और स्टेट में अब रह रहे हो, तो दोनों का फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिकली तुम्हारी पर्सनालिटी चेक होती है और तुम्हारा जनरल क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस चेक होता है। तो वो अवेयरनेस वही होगा, अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो और तुमको दिल्ली के लोग गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है, वर्किंग कैसे करती है, क्या इनिशिएटिव ली है, अगर तुम एजुकेशन अपना टीचिंग लिख देते हो हॉबी, और गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ली है टीचिंग में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो क्या है, तुमको पता ही नहीं है, तो बोलेगा यार तुम सिंसियर बंदे नहीं हो, कम नंबर दे देगा, फिर रोते रहना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। उसके अलावा अब इंटरव्यू अगर निकल गया तो 2 न्यूज़पेपर जनरली सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। एक हिंदू अगर फॉलो कर रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस लगवा लो, अगर इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हो तो द हिंदू लगा लो। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो भी करंट इशू चल रहे हैं या करंट की न्यूज़ चल रही है, और उसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस इंटरव्यू में ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, कैसे ड्रेस करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सारी की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना एक बार अगर मेंस निकल गया, इंटरव्यू आने वाला है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ों के पहले पोलाइटनेस रखना है, जी, और स्माइलनेस, एरोगेंट नहीं होना है, जो जब विश कर रहे हो या जो लाइट कन्वर्सेशन में उसमें चेहरे पे स्माइल रखना है, और जो सीरियस जैसे कुछ टेररिस्ट अटैक के बारे में अगर उस टाइम स्माइल करोगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। उस टाइम सीरियस इशू को सीरियसली कैसे बोलना है, और लाइट चीज़ों को स्माइल कैसे करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू के लिए। सो ये तुम्हारा पूरा रोड मैप था। तो अगर इंटरव्यू ये फॉलो करके फिर इंटरव्यू होपफुली अच्छा चला जाएगा, और जिस स्टेज में भी अगर लटक गया तो वापस से फिर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो लेट्स मूव फर्दर। अब मान लो अब क्या है कि बेसिक अब इंटरव्यू दे या जो भी है बेसिक, अगर मान लो किसी भी स्टेज में, जैसे प्रीलिम्स में स्टेज में ही सेलेक्ट नहीं हुए, नहीं निकला प्रीलिम्स, या मेंस में जाके रिजेक्ट हो गया, नहीं निकला मेंस उस साल, या इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो गया, तो व्हाट यू हैव टू डू अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो सबसे पहले एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या
थी एनालाइज, क्या वो प्रिवेंटेबल थी या नॉन प्रिवेंटेबल थी। अब कोई तबीयत ही खराब हो गया एग्जाम से पहले, कोई फीवर आ गया, इसलिए एग्जाम से पहले अपना हाथ वाथ उंगली बचा के रख लो कि मेन से पहले मान लो हाथ में चोट लग गया, हाथ मोच हो गया तुम्हारा मेंस फिर, ठीक है। उसी तरह से फीवर आ गया, चीजें हो गई, तो एग्जाम से पहले कुछ भी एडवेंचरस नहीं करना है, ठीक है। वो फाइटर नहीं बनना है, एग्जाम से पहले एकदम शराफत से एकदम अपना हाथ पैर तबीयत बचा के, एकदम जो चीज़ से तुमको पता है कि आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब हो सकती है तो मत खाओ आइसक्रीम एग्जाम से पहले, ठीक है। तो वो प्रिवेंटेबल था। अगर या दूसरी चीज़ें अगर थी, जैसे सिलेबस ठीक से प्रिपेयर नहीं किए थे, नोट्स प्रिपेयर किए, तो जो भी था अगर वो प्रिवेंटेबल था तो उस पर प्रैक्टिस करो ताकि उस अगले बार वो प्रॉब्लम ना आए। और नॉन प्रिवेंटेबल था तो बैठ के दुआ करो, फिर पूजा प्रार्थना करो ताकि नेक्स्ट टाइम उस तरह के इशू एटलीस्ट एग्जाम से पहले ना फेस करने पड़े, ठीक है। तो जैसे एनालाइज कि क्या गलत हुआ, वीक एरिया, क्या क्या वीक एरिया था जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और अपने वीक एरिया पे फिर वर्क करना है, ठीक है। उसी तरह से यूज योर अटेम्प्ट एक्सपीरियंस टू मेक योर प्रिपरेशन बेटर। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, अब उस स्ट्रेटेजी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्दर एनरिच करो, ठीक है। उसमें कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस की ऐड करो और फिर उसको फॉलो करो, ठीक है। प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट एनी प्रोबेबल फ्यूचर। अब तुमको ऐसा भी नहीं करना है कि जो उस साल हो सकता है, उस साल एक प्रॉब्लम आई, अगले साल कुछ और आई गई, तो जस्ट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस प्रिडिक्ट करो कि आगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है और पहले से वर्क कर लो ताकि नेक्स्ट बार उस वजह से फेल ना करो। ये जो ज्ञान है वो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए है। फॉर एग्जांपल मान लो से अगर तुम्हारा मुश्किल से कट ऑफ क्लियर हुआ, जैसे कि मेंस में अटक गया तुम, लेकिन प्रीलिम्स ही बहुत मुश्किल से निकला, जैसे कट ऑफ तुम्हारा 105 गया था और तुम्हारे 107 या 108 नंबर थे, तो बहुत चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है प्रीलिम्स ही ना हो। तो उस टाइम फिर तुम देखो कि तुम्हारा इस साल प्रीलिम्स में और ज्यादा नंबर कैसे इंप्रूव हो सकता था। क्या करंट अफेयर्स की वजह से रह गए थे, या हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गया था, या पॉलिटी में कॉन्सेप्ट वीक था, या ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तुम गलत करके आए थे, कौन सा सोर्स था जिसके, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज किया था, वैसे तुम अपने प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज करके फिर अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करो ताकि जरूर उस साल भलो तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया हो, बट अगर तुम बॉर्डर लाइन पर थे तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ना निकले। तो वैसी भी प्रॉब्लम को तुमको पहले से प्रिडिक्ट करके रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीसेट में तुम्हारे मान लो कि जस्ट इस साल तुम्हारा निकल गया था प्रीलिम्स, बस सीसेट में तुम्हारे बस 70 नंबर थे, तुमको पता था भाई अगर नेक्स्ट ईयर, तुमको पता है कि अगर नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट सीसेट पेपर आएगा तो 70 का 65 हो जाएगा और तुम्हारा गया अटेम्प्ट, तो यू हैव टू वर्क ऑन सीसेट। तो इसी तरह से प्रिडिक्ट करना है अपने एक्सपीरियंस पर और प्रिवेंट करना है जो कि प्रोबेबल फ्यूचर का है। उसका एग्जांपल हो सकता है इस साल कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जैसे तुम आर्ट एंड कल्चर पढ़े ही नहीं और प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन आया, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, बट तुमको ये पता है कि हो सकता है अगले साल आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, या इस साल ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तुम ज्योग्राफी पढ़ के नहीं गए थे, बट हो सकता है अगले साल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आ गए, तब तो तुम रह जाओगे। तो उस केस में जो सब्जेक्ट तुमको पहले से प्रेडिक्ट करके रखना है कि इस साल तुम क्या क्या नेग्लेक्ट किए थे और जिसके वजह से ऑल्दो तुमको इस साल नुकसान नहीं हुआ था बट नेक्स्ट साल हो सकता है, तो उस चीज पे भी वर्क करना है। जो चीज तुमको प्रॉब्लम नुकसान कर दिया है उसको एनालाइज करके उसको इंप्रूव करना है, और जो चीज तुमको नुकसान कर सकता है, ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम जानते हो कि कहाँ पे वीकनेस थी, मे बी कहाँ पे प्रॉब्लम था, तो उसको भी इंप्रूव करना है सो दैट सर्टेनिटी बढ़ जाए नेक्स्ट ईयर तुम्हारे यूपीएससी क्लियर करने की। उस तरह से इंप्रूव द प्रीवियस ईयर से स्ट्रेटेजी एज पर योर अबव, और प्रीवियस के ईयर की स्ट्रेटेजी जो भी फॉलो किए हो मेरी या अपनी, उसको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस उसको फर्दर उसको एनरिच करो। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या है, फॉर एग्जांपल तुमको ये लगा कि यार और ज़्यादा मॉक लगाना है, उतने कम में नहीं हो पाता है, तो मे बी तुम अब चूंकि ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कवर्ड है तो तुम दिसंबर इनफैक्ट नवंबर या उससे पहले से ही मॉक लगाना शुरू कर दो, ठीक है। उसी तरह से कुछ मटेरियल तुमको लगा कि यार ये पीआईबी पीआरएस रोज मैं फॉलो करता था और इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली टाइम मेरा हर दिन आधा एक घंटा जाता था, उस आधा एक घंटा को अगर मैं रिवीजन में लगा देता स्टैटिक पोर्शन में तो वो उससे मेरे मतलब 10 क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ होगा, तो वो वर्थ नहीं है, वो 9 क्वेश्चन की वजह से मेरा प्रीवियस रह गया, तो छोड़ दो ये, फिर पीआईबी पीआरएस फॉलो मत करो। उसी तरह से अगर मान लो तुमको करंट अफेयर्स में लगा कि यार
उतना एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, दिमाग मेरा चल जाता है ठीक ठाक से। बस अगर मैं मंथली मैगजीन और ईयरली कंपाइलेशन पढ़ूंगा तो मेरा करंट कवर हो जाता है। वो बैठ के न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर नेक्स्ट ईयर मत बनाओ न्यूज़पेपर से नोट्स। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर जस्ट ऐसे फॉलो करते हैं, और लेकिन अपने करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन या ईयर कंपाइलेशन से, सिंस यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और तुमने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है और तुमने मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ा है, तो यू नो कि क्या चीज़ से तुमको ज़्यादा फायदा हुआ था, और तुमने एग्जाम भी दे दिया है। और सो यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजी। इस तरह से जस्ट एज एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, उसी तरह से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो, ठीक है। और अगर सेलेक्ट हो गया तो अगर इंटरव्यू भी निकल गया और टॉप में नाम आ गया तो क्या करना है, स्टे हम्बल एंड बी गुड रिकमेंडेड कैंडिडेट। हम्बल रहना है, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट तुमको फूल देने आए तो जस्ट इरिटेट मत हो, भाई तुम वो शाहरुख खान नहीं बन गए हो, ठीक है। हम्बल रहो, सबसे अच्छे से मिलो, और जो ज्ञान मांगे कि सर कैसे पढ़े थे, कौन भी पढ़े थे, सेम क्वेश्चन 10 बार भी पूछे तो 10 बार आंसर दो यार, वो साल तुम्हारा है, ठीक है। अगले साल से कोई भी कैंडिडेट नहीं आएगा, फिर बस फरियाद ही आएंगे तुम्हारे पास। सो एक गुड रिकमेंडेड कैंडिडेट बनो, दूसरे कैंडिडेट को गाइड करो अपने एक्सपीरियंस से, जो मटेरियल तुम शेयर किए थे, जो वेबसाइट तुम फॉलो किए थे, जो बुक तुमको फ़ायदा की थी, जो स्ट्रैटेजी तुमको की थी। जब ऑफिसर बनो तो एक अच्छे ऑफिसर बनो, एक अच्छे सिटीजन ऑफ इंडिया रहो, अपने देश का नाम रोशन करो और हेल्प करो। और अपनी लव योर कंट्री, अपने कंट्री से प्यार करो, ठीक है। चाहे प्यार करना है तुमको प्यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदर से प्यार नहीं भी आ रहा है तो भी ऑफिशियली प्यार करना है, तुम अब एक ऑफिसर हो, ठीक है। लव योर कंट्री एंड ट्रीट योर फेलो सिटीजन एज इफ दे आर योर फ्रेंड एंड फैमिली। जैसे अपने फैमिली और फ्रेंड को ट्रीट करते हो वैसे अपने फेलो सिटीजन को भी ट्रीट करना है जब ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। वाई आई एम राइटिंग इट, क्योंकि देखो हो सकता है प्यार अंदर से ना आए, या हो सकता है मन ना करे ट्रीट करने का, बट यू शुड नो कि नहीं, प्यार लाना है और ट्रीट करना है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फ्रेंड है और फैमिली है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तभी देश का भला होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जस्ट ऑफिसर बन के तुम वो बन गए जो लोगों का ऑफिसर नहीं है, तो फिर नेता भी लोगों के नहीं होते, ऑफिसर भी लोगों का नहीं होगा, तो फिर देश का करेगा कौन, ठीक है। विदाउट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, ना तो रेस के बेसिस पर, ना तो कास्ट के बेसिस पर, ना तो रिलीजन के बेसिस पर, ना तो सेक्स के बेसिस पर, ना तो आइडियोलॉजी के बेसिस पर, लेफ्ट है राइट है, कुछ नहीं, जो भी आएगा तुम्हारे पास मदद के लिए तुमको करनी है उसकी मदद, ठीक है। और जब भी काम करो तो इथिक्स के पेपर में जो भी प्रिपरेशन किए हो, जस्ट रिमेंबर दैट, जो भी करप्शन नहीं करना, ऑनेस्टी और वो सारी चीज़ें, अपना एथिक्स का पेपर ज़िंदगी भर याद रखना व्हेन यू आर रिकमेंडेड कैंडिडेट। उसके अगर मेरी गाइडलाइंस और मेरा पढ़ाना हेल्प किया हो सो जस्ट गिव मी अ पार्टी दे देना। और उसके अलावा गिव पार्टी टू एवरीवन जिन्होंने तुमको हेल्प किया, और अपना नंबर शेयर कर देना मेरे साथ, और जब भी मैं फ़ोन करूँ तो जस्ट पिकअप द फोन, और जब भी कोई काम बोले कि हेलो ये प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ये मदद कर दो, तो यू शुड हैप्पीली हेल्प मी विथ ऑल माई रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली कोई इलीगल नहीं बोलूँगा, तस्करी के लिए नहीं, जो भी लीगल रिक्वेस्ट हो गया मेरी इज फॉलो इट, जस्ट गेटिंग, मजाक कर रहा हूँ। सो जस्ट आफ्टर यू बिकम अ ऑफिसर जस्ट रिमेंबर दीज 3 points at least, ठीक है। So this was all for today. This was the road map जो तुमको फॉलो करना है। वो रोड मैप दिसंबर तक क्या फॉलो करना है, फिर जनवरी से प्रीलिम्स तक क्या फॉलो करना है, प्रीलिम्स से मेंस तक क्या फॉलो करना है, मेंस से इंटरव्यू तक क्या फॉलो करना है, कब कहाँ पे फेल हो गया फिर उससे कैसे लर्न करना है, वी हैव डिस्कस्ड इट। जस्ट फॉलो दिस, फॉलो द सिलेबस, जो भी मैंने अब तक चीज़ें डिस्कस पास्ट में की हैं, पास्ट के वीडियोज़ में और इस वीडियो में, जस्ट फॉलो इट। इंशाल्लाह हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी अ गुड सिटीजन। और तुम्हारा नहीं भी होगा, कल को तुम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, अपने किसी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हो, सीखा, और अपने लाइफ में ये सारी लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत डाइवर्स हो जाओगे, बहुत चीज़ें हो जाएंगे। जस्ट फॉलो दिस, और ये ज्ञान की बातें नहीं, होपफुली यू विल बी एबल टू क्लियर इफ यू फॉलो दिस सिंसियरली, सीरियसली, होपफुली यू विल बी एबल टू क्लियर यूपीएससी। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।